बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का बच्चों जो आपका लास्ट आपका चैप्टर है यूनिट आपका 8, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अन्य जितने भी अदर आपके सब्जेक्ट थे उसकी भी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। अपना जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हों उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में आपको जाना है और उसमें जो उसी के अकॉर्डिंग जो सारी की सारी क्लासें आप देख सकते हो। हम जो है चैप्टर्स क्लासें भी कराते हैं, मॉडल पेपर भी सोल्व करते हैं पिछले साल के, और आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से वन शॉट की भी क्लास हम कराते हैं। तो आप बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई आप सीरीज खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तैयारी इसकी और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास में बच्चों हम इसका जो लास्ट आपका चैप्टर है यूनिट आपका 8, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। और जो है मैंने बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की जो प्ले लिस्ट है मैंने जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सभी की जो क्लासें मैं कराता हूं बच्चों, सभी की प्ले लिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूं, इसीलिए कि जाकर के आप सारी क्लास आपको ले लेना है। तो आज हम इसका 8वां चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र इसका हम जो मॉडल पेपर हुए पिछले साल, चाहे आपका लिखित का हो या फिर एमसीक्यू का हो, वे भी हम बहुत ही शीघ्र करा देंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ से 8वां चैप्टर बच्चों है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। 8वां आपका जो चैप्टर है, 8वां आपका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि संविधान क्या है बच्चों, संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है कि संविधानवाद क्या है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है लोकतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा, इसका अर्थ हम समझेंगे। उसके बाद बच्चों अधिनायकवाद क्या है, जनमत किसे कहते हैं, सामाजिक न्याय क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है बच्चों, विकेंद्रीकरण क्या है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है बच्चों। फिर है कोई उत्तर जो आधुनिकतावाद क्या है। तो ये जो अब इतने इसमें आपके क्वेश्चन हैं लिखित वाले पेपर में बच्चों, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। जैसे कि पूछ लेगा कि लोकतंत्र क्या है, या फिर पूछ सकता कि सामाजिक न्याय क्या है, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है, विकेंद्रीकरण भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इन सभी क्वेश्चनों के जो भी लिखित हैं इनकी परिभाषा आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारी सारी क्लासें रिटन प्लस एमसीक्यू हैं। सबसे पहले हम लिखित वाले सारे क्वेश्चन कराते हैं, उसी के बाद उसी से बनने वाले समस्त जो भी एमसीक्यू होते हैं वे भी साथ में हम कराते हैं। तो चलेगा बच्चों, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से देखेंगे। पहला जो कि क्वेश्चन था कि संविधान बच्चों क्या है, तो भारत का संविधान जो कि सर्वोच्च कानून है, जो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। मतलब जो भारत का जो बच्चों संविधान है ये कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। यह जो है सरकार के ढांचे, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है। बच्चों जो है 26 नवंबर 1949 को जो कि इसको अपनाया गया था। इस जो है सबसे लंबे लिखित संविधान में मूलतः ये जो हमारा बच्चों संविधान है भारत का सबसे लंबा संविधान है विश्व के सभी संविधानों से, क्योंकि इसमें बच्चों जो है 300, जब ये संविधान बना था तो 300 जो है 95 इसमें अनुच्छेद थे, 8 जो है इसमें अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और जिसे तैयार करने में बच्चों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय इसको लगा था। थोड़ा सा हम और भी इसको मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे कि प्रस्तावना, तो हमारा जो संविधान है बच्चों इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया कि यह जो है भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य घोषित करती है। यह जो है भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में लिखा गया। अब यहाँ से इसकी एकदम संरचना की बच्चों बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब जो है विश्व में जितने भी देशों या फिर जितने भी देश हैं उनका जो संविधान है उन सभी संविधानों से लंबा है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। इसमें जो है बच्चों जो कि इसी संरचना जब हम बात करें, क्योंकि जब ये बना था बच्चों तो इसमें जो कि 395 आपके अनुच्छेद थे, 8 आपकी अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब यहाँ हम वर्तमान की हम बच्चों बात करें तो इसमें जो है इसके 25 जो है भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं 8 के स्थान पर, और 448 से अधिक जो है इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसके हम निर्माता की बात करें तो संविधान सभा के इसका जो निर्माण किया था और डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर, जो कि इसके प्ररोप समिति के अध्यक्ष थे। इसके दम विशेषता की बात करें तो जो है संविधान लचीला है और कठोर जो है दोनों है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। अब यहाँ से बच्चों जो कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो कि संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। मतलब जो है संविधान दिवस बच्चों जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है।
अब यहाँ से और यदि हम बात करें बच्चों, तो जो संविधान है बच्चों, यह एक जो है दस्तावेज सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को सुव्यवस्थित करता है और भारत के कानून के शासन की जो है गारंटी देता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन था कि संविधानवाद क्या है, आपको बताना है। ठीक है, संविधानवाद क्या है इसको आपको बताना है बच्चों। तो यह जो है विचारधारा है या फिर सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और उन्हें जो है संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए जो है बाध्य करता है। मतलब जो संविधानवाद क्या है बच्चों, संविधानवाद हम कहते हैं जैसे कि संविधान में मान लो आप देश में रह रहे हैं तो आप संविधान के ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, संविधान के नज़र से आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हो। मतलब आप जो है संविधान के जो है नीचे ही रहोगे। अब ऐसे कह सकते हो कि संविधान के दायरे में ही रहकर आपको अपना कार्य करना है, उसके ऊपर आप जो है नहीं हो सकते हो। और इसका जो उद्देश्य है बच्चों, निरंकुशता को रोकना है, कानून के शासन को स्थापित करना है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, जवाबदेह शासन जो सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य है। इसके हम कुछ मुख्य बातों की यदि हम समझें मुख्य बिंदुओं के माध्यम से, तो सीमित सरकार। तो जो संविधानवाद है बच्चों, ये मानता है कि सरकार जो है सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च है और अपनी शक्तियाँ जो कि संविधान से प्राप्त होती है और उसी से जो है सीमित होती हैं। फिर है कि विधि का शासन। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि शासन जो है व्यक्ति की इच्छा से जो है नहीं बल्कि पहले से निर्धारित कानूनों के अनुसार जो है चलना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। फिर है कि शक्तियों का पृथक्करण। तो संवैधानिक वाद के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ जो है बांटी होती हैं ताकि नियंत्रण जो संतुलन है वो जो है बना रहे। उसके बाद है मूलभूत अधिकार। तो नागरिकों के जो है स्वतंत्रता अधिकारों की जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद है संविधान बनाम जो है संवैधानिक वाद। संवैधानिक जो है वाद मतलब जो है जहाँ संविधान शासन का ढांचा बताता है, वही संवैधानिक वाद यह सुनिश्चित करता है कि ढांचा उदारवादी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, ये हमको बताता है। मतलब जो है जो ऐसे भी कह सकते हो कि जो संविधानवाद है बच्चों, आप ऐसे कह सकते हो कि संवैधानिकवाद जो कि यह सुनिश्चित करता है कि जो ढांचा है बच्चों उदारवादी है, जबकि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करे। जो हमारा ढांचा है समाज का वो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करे। और भी यहाँ से लिखा हुआ है यदि हम बच्चों और यदि हम संक्षेप में कहे कि संविधानवाद क्या है, तो संविधानवाद या फिर संवैधानिकवाद जो है बच्चों, इसको हम संविधानवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसको संवैधानिकवाद को बच्चों हम संविधानवाद भी कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। तो इसका मतलब होता है कि संविधान के अनुसार शासन, ऐसा शासन जो संविधान के अनुसार हो, उसी को हम संविधानवाद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ये परिभाषा तो आपको याद ही रहेगी। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको नहीं भूलना है। अब अगला इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है, जिसको हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। तो एक ऐसी जो है शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता की जो सर्वोच्च शक्ति होती है बच्चों जनता के पास होती है, जनता में निहित होती है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। मतलब ये दो शब्दों से बच्चों जो है मिलकर बना हुआ है लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब होता है जनता, ठीक है, और तंत्र मतलब होता है शासन, मतलब जो जनता का शासन, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और आधुनिक युग में इसे जो है शासन का सबसे उत्तम रूप जो है माना जाता है, सबसे अच्छा रूप माना जाता है। अब इसकी यहाँ से बच्चों हम परिभाषा, इसके अर्थों को यहाँ से हम समझेंगे। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई बच्चों, तो जो लोकतंत्र शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेटेशिया। ठीक है, तो डेमोस का मतलब होता है लोक और जो कि क्रेटोस का मतलब होता है शासन। मतलब जो है इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जनता का शासन। यहाँ से अब्राहम लिंकन की बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, जो कि आपके ने हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़ा होगा ये परिभाषा को। तो इनकी परिभाषा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्पष्ट है। इन्होंने इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा आपको भी जो चिपका देना है अपने जो कि पेपर में लिखित वाले। अगला देखिएगा, यहाँ से लोकतंत्र के प्रकार दिए हुए हैं बच्चों। लोकतंत्र बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू वाले में या फिर लिखित वाले में पूछ लेगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, मतलब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो बच्चों होता है, इसमें क्या है, नागरिक सीधे तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है भाग लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में कुछ हिस्से में। मतलब जो है बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है
जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में जो कि अप्रत्यक्ष आपका लोकतंत्र है, तो क्या होता है इसमें, जैसे कि कोई निर्णय होता है, तो जैसे कि कोई सांसद चुना जाता है बच्चों, तो उसको आप वोट देते हो, आपका सांसद जीता है, फिर आपका जो कार्य होता है वही सांसद उसको करता है, करवाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट लोकतंत्र क्या है, जिसमें लोगों से सीधे राय मांगी जाती है कि ये होना चाहिए, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसके पक्ष में फिर इसके विपक्ष में जो वोटिंग पड़ती है। जैसे कि आपने भारत में देखा होगा कि जैसे कोई जो है कानून पारित होता है, कोई कार्य होता है, तो उसके पक्ष में भी वोट पड़ते हैं सांसदों के, उसके विपक्ष में भी पड़ते हैं। तो जब जो है सांसदों के द्वारा जो आपने नेता चुना है, जिसको वोट दिया है, जब वो जो है आपकी तरफ से वोटिंग करते हैं कानून के लिए, तो उसको बच्चों हम इनडायरेक्ट जो है लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि आप सीधे जाकर वहां पर वोटिंग नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने अपने नेता को जिताया है, वो जाकर के वहां पर वोटिंग कर रहा है, आपके लिए जो है आपके हितों के लिए कार्य कर रहा है। तो इसको बच्चों हम अप्रत्यक्ष कहेंगे, मतलब जो है सीधे आप उसमें निर्णय नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप जो है अपना सांसद चुने हो, वो आपकी बातों को वहां से जो कि लेकर जा रहा है, आपके कार्यों को कर रहा है, तो अप्रत्यक्ष कहलाता है। अब जब जनता बच्चों सीधे किसी निर्णय में भाग लेती है, तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, डायरेक्ट लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से आप प्रत्यक्ष की परिभाषा समझ लीजिए। इसमें बच्चों जनता अपने प्रतिनिधियों को पहले चुनती है, जो उनकी ओर से जो है शासन और कानून बनाते हैं, और भारत और दुनिया के अधिकांश देशों में यही व्यवस्था जो है प्रचलित है। इस तरह से आपको लिखना बच्चों। अब यहाँ से लोकतंत्र के एकदम महत्व की बात करें, इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। तो लोकतंत्र का जो महत्व बच्चों, यह समानता और न्याय की प्रणाली है, जो नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, और यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बेहतर माहौल भी जो है प्रदान करता है। फिर अगला इसमें बच्चों जो क्वेश्चन है कि अधिनायकवाद क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो यह जो बच्चे एक ऐसी जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन की जो बागडोर है एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है, और यह व्यवस्था बच्चों लोकतंत्र के विपरीत जो है मानी जाती है। बच्चों अधिनायकवाद क्या है, इसमें जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, किसी एक समूह में या फिर किसी एक व्यक्ति में केंद्रित होती है। इसको लोकतंत्र के जो है विपरीत माना जाता है, विरोधी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है नागरिकों की स्वतंत्रता और राजनीतिक जो भागीदारी है बहुत ही सीमित होती है। इसके हम मुख्य विशेषताओं की बात करें अधिनायकवाद की, तो सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण। तो इसमें बच्चे से निर्णय लेने की जो शक्ति है केवल एक ही सर्वोच्च नेता, तानाशाह या फिर एक सीमित समूह के पास ही होता है। जैसे कि चीन वगैरह में जो कि तानाशाही शासन है, तो इसमें जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, एक ही व्यक्ति में निहित होती है। दूसरी इसकी बच्चों विशेषता है कि राजनीतिक बहुलता का जो है अभाव, मतलब जो विपक्षी दलों और राजनीतिक विरोध को प्रतिबंधित और गैर कानूनी जो घोषित किया जाता है। उसके बाद है नागरिक स्वतंत्रताओं पर जो प्रतिबंध, मतलब जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और सभा करने के अधिकारों को दबा दिया जाता है। उसके बाद है कानून का जो है शासन नहीं, तो शासक की इच्छा ही कानून बन जाती है, और शक्तियों के पृथक्करण का अभाव जो रहता है, क्योंकि तानाशाही शासन में बच्चों जो शासक कहेगा वही होता है, उसमें जनता की राय ही नहीं ली जाती है। फिर इसमें आज्ञाकारिता पर जो है जोर, तो जनता के बिना किसी सवाल के राज्य की आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा इसमें जो है की जाती है। अब यहाँ से बच्चों अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद क्या है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ से इनके बीच में अंतर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अधिनायकवाद जो बच्चों होता है, इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक जो शक्ति को नियंत्रित करने तक ये सीमित रहता है, और व्यक्तिगत जीवन के कुछ हिस्सों में थोड़ी छूट दे सकता है। जबकि सर्वाधिकारवाद क्या है, यह जो है अधिनायकवाद का एक चरम रूप है, जहाँ राज्य व्यक्ति के सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलू, जैसे कि सांस्कृतिक पहलू, धर्म, परिवार, निजी विचार, इसको पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी को हम सर्वाधिकारवाद कहते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन था कि बच्चों जनमत क्या है, जिसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं इंग्लिश में। तो जनमत का मतलब होता है बच्चों की जनमत, मतलब जनता की जो है राय। ठीक है, जिसको हम लोकमत भी कहते हैं। तो यह जो किसी समाज या समूह के लोगों की सामूहिक सोच, दृष्टिकोण या किसी विशिष्ट विषय पर उनकी पसंद नापसंद को जो है दर्शाता है, उसी को हम जनमत संग्रह कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने देखा होगा कोई कार्य होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, तो जनता की क्या राय है, उसी को हम जो है कह सकते हो जनमत कहते हैं।
अब यहाँ से इसकी परिभाषा, इसके महत्व दिए हुए, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए सभी लोग। चलिए इसके यहाँ से, हाँ इसके यहाँ से जनमत की जो कि परिभाषा, इसके यहाँ से महत्व दिए हुए हैं। तो इसकी परिभाषा है कि समाज से संबंधित किसी विशेष मुद्दे या जो है चुनावी इरादे पर लोगों की साझा राय को जो है जनमत कहते हैं। आपने देखा होगा पोलिंग वगैरह जो आते हैं, कहते हैं कि आप किसको वोट दोगे, तो ये भी एक प्रकार के जनमत संग्रह ही है। फिर है बच्चों कि लोकतंत्र में इसका महत्व, तो प्रजातांत्रिक सरकारों के लिए यह जानना अनिवार्य है कि जनता किसी विशेष नीति या निर्णय पर क्या जो है सोचती है, और इसे जो है मापने के लिए अक्सर जो है पोल या सर्वेक्षण का उपयोग जो किया जाता है। आपने देखा होगा इंटरव्यू वगैरह आते हैं तो जो कह सकते हो एक पोल करते हैं, जैसे कि एग्जिट पोल वाले आते हैं कि कहाँ पर कौन सी जो है पार्टी जीत रही है, तो वही चीज़ है बच्चों जो कि सर्वे करते हैं, उसी के द्वारा पता होता है। फिर है अगला, इसमें जो इसी में दिया बच्चों की जनमत संग्रह क्या। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट में कि जनमत संग्रह किसे कहते हैं। तो एक ऐसी बच्चों प्रक्रिया है जिसमें किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न या कानून पर नागरिकों से सीधे हाँ या ना की जो है राय मांगी जाती है, कि मतलब जो है आप कोई चीज़ आपसे मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं है, या फिर जो है कार्य अच्छा है कि नहीं, तो आपको हाँ ना इसमें आपको जवाब देना रहता है पर्चियों के माध्यम से, जिस तरह से वहाँ पर व्यवस्था होती है, उसी को हम जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, आपकी राय मांगी जाती है, चाहे वो पक्ष में हो फिर विपक्ष में हो। फिर वही इसी में दिया हुआ है साहित्य की देन की हम बात करें तो पब्लिक जो ओपिनियन है जिसको हम जनमत कहते हैं बच्चों, तो वाल्टर लिपमैन इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, 1922 में, जिसमें इन्होंने जो है ठीक है पब्लिक ओपिनियन से उनकी पुस्तक है बच्चों, जो कि वाल्टर लिपमैन 1922 में लिखा था। तो इन्होंने जो है लोकतांत्रिक शासन में जनमत की भूमिका का विश्लेषण जो है नेम इसी बुक में इन्होंने जो है किया था। अब यहाँ से सामाजिक न्याय क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा समझेंगे, इसके तत्व क्या हैं, इसके महत्व। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सामाजिक न्याय का बच्चों अर्थ होता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, अवसर मिले, सम्मान जो है मिले, ठीक है, सम्मान उनको जो है प्रदान करना। इसका जो उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच जो असमानता है उसको कम करना है और सभी को न्याय संगत जीवन जीने का अवसर देना है। उसके बाद इसके धर्म तत्व की बात करें बच्चों तो समानता, तो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार जो अवसर मिलना चाहिए, इसका पहला तत्व। दूसरा है अधिकारों की सुरक्षा, तो हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। फिर है कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण, तो समाज के संसाधनों को सभी के लिए उचित जो है रूप से बांटा जाना चाहिए। जैसे कि कोई जो आती है, कोई योजना आती है, जैसे कि राशन मिलता है तो सभी को मिलता है जो इसके पात्र होते हैं, ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं दिया जाता है, तो सभी के साथ न्याय संगत वितरण होना चाहिए। फिर है कि अवसरों की जो है समानता, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, सभी को उसका लाभ होना चाहिए। यदि हम संक्षेप में हम कहें तो सामाजिक न्याय का बच्चों मतलब होता है कि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले और कोई भी व्यक्ति या समूह अन्याय या भेदभाव का शिकार ना हो। और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज में शांति, समरसता और विकास को जो है बढ़ावा देता है। इस तरह से आपको बच्चों लिखना है। फिर है अगला, इसमें क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी जो है विचारधारा है जो राज्य सरकार और धर्म को एक दूसरे से अलग रखती है। मतलब जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारा सरकारें हैं, जो हमारा संविधान है, वो जो है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, और सभी को जो है समान स्वतंत्रता जो है देगी, या जो है समानता पर आधारित है, अर्थात राज्य का कोई जो है आधिकारिक धर्म नहीं होगा और नागरिकों के साथ जो है धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। इसके और भी यहाँ से अर्थ बच्चों लिखा हुआ है, जैसे कि राज्य जो है धर्म का पृथक्करण, मतलब जो है शासन के मामले में धार्मिक संस्थाओं का हस्तक्षेप न होना। फिर है कि धार्मिक जो है तटस्थता, मतलब जो है सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती है बल्कि सभी को समान जो है समझती है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद से धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में।
फिर है कि कानून के समक्ष जो है समानता, मतलब जो है कानून और सरकारी नीतियों में जो है सभी धर्मों के लोग समान। अब यहाँ से और भी परिभाषा लिखी हुई बच्चों इसकी कि धर्मनिरपेक्षता, सरल शब्दों में हम समझें तो धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य को धार्मिक मामले से दूर रखना चाहिए। मतलब जो है राज्य को धार्मिक जो मामले हैं उससे दूर रहना चाहिए और सार्वजनिक नीति में धर्म का आधार नहीं लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों के जो नागरिक हैं उनका कह सकते हो समान अधिकार जो है प्रदान करेगा। अब इसमें अगला जो बच्चों इसमें क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो विकेंद्रीकरण बच्चों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्णय लेने के अधिकार, जिम्मेदारियों को एक केंद्रीय सत्ता केंद्र से हटाकर संगठन के निचले स्तर जो स्थानीय इकाइयों में जो वितरित किया जाता है। अब बच्चों ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जो केंद्र सरकार होती है, यदि केंद्र सरकार ही जो कि राज्य में भी जो कि शासन चलाए और जो है गाँव में भी शासन चलाए, तो इस तरह से जो विकास होगा इतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। इसलिए जब जो पावर होती बच्चों किसी देश की, जैसे कि केंद्र सरकार है, तो सरकार के द्वारा जो केंद्रीय जो सत्ता है उसको जब निचले स्तरों पर जब विभाजित कर दिया जाता है, जैसे कि राज्य स्तर पर विभाजित करना, फिर ब्लॉक स्तर पर विभाजित करना, ग्राम स्तर पर विभाजित करना, ताकि समाज का विकास हो सके। जैसे आपने देखा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि जैसे कि केंद्र सरकार होती है तो केंद्र सरकार जो कि सेंटर की देखती है, सभी राज्यों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन यदि उसी के सहारे पूरा देश छोड़ दिया जाए तो इतना विकास संभव नहीं है। उसीलिए हर एक जो है स्टेट में वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, वहाँ पर थोड़ी सी शक्ति विभाजित होती है। फिर उसके बाद आपके सांसद हुए, फिर यहाँ से ब्लॉक स्तर पर आपकी ग्राम पंचायतें हुई। तो इस तरह से क्या है समाज जो कि उसका विकास हो सके। तो विकेंद्रीकरण बच्चों क्या है, जब हम या फिर ऐसे कह सकते हो कि जब निर्णय लेने का जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, जब केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय सत्ता से हट करके निचले स्तर की जो सरकारें हैं उसमें जब उसको विभाजित कर दिया जाता है, फिर उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, नीचे स्तर तक जब इस सत्ता को हम विभाजित कर देते हैं, फिर उसको जो है बांट देते हैं, उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। इतनी आपको लिखना परिभाषा। या जो सत्ता का प्रसार करने एक लोकतांत्रिक तरीका है जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जो है फैलाया जा सके। मतलब जो स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं उनको जो है या फिर स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, फिर जो स्थानीय विकास है उसको जो है किया जा सके। यहाँ से और भी अर्थ लिखा हुआ बच्चों इसका कि अधिकारों का जो है वितरण, तो शीर्ष प्रबंधन या जो केंद्र सरकार के बजाय अधीनस्थ प्रबंधकों या स्थानीय संस्थाओं को जो है शक्ति सौंपना। फिर कि निर्णय लेने में जो है भागीदार, तो निचले स्तर के कर्मचारी या जो अधिकारी भी निर्णय लेने में भूमिका जो है निभाते हैं। फिर कि प्रशासनिक जो है लचीलापन, या जो है केंद्रीकृत पदानुक्रम को छोटे गुटों या जो है क्षेत्रीय कार्यालय में विभाजित करता है जिससे कार्यभार जो है कम होता है। अब यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है विकेंद्रीकरण की कि विकेंद्रीकरण बच्चों कार्यों, शक्तियों, लोगों या जो है चीज़ों को केंद्रीय स्थान से हटकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया है, फिर निचले स्तर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है कि यह कैसी जो है रचना है या फिर संरचना है जिसमें शीर्ष प्रबंधन, मध्य और निचले स्तर के प्रबंधकों को जो निर्णय लेने के अधिकार सौंपता है, उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब जो है केंद्र की जो सत्ता है या फिर जो पावर है उसको जब हम मध्य स्तर में, निचले स्तर में जब उसको विभाजित कर देते हैं उसी पावर को, तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगली परिभाषा भी लिखी हुई है कि यह निर्णय लेने की शक्ति को केंद्र के स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करना है ताकि स्थानीय सरकारें सशक्त हो सकें, इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो है बच्चों मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान में इस बात की व्याख्या करता है कि प्रतिनिधित्व को अपने निर्वाचकों मतलब जो है मतदाताओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनकी भूमिका जो है कैसी होनी चाहिए, यही सिद्धांत है प्रतिनिधित्व का। तो इस मॉडल को हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पहला इसमें मॉडल है कि ट्रस्टी जो है मॉडल। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि को मतदाताओं का हाथ की कठपुतली जो है नहीं माना जाता है, इसको हम ट्रस्टीशिप कहते हैं। इसमें जो है स्वतंत्रता विवेक, मतलब जो है प्रतिनिधि जो है अपने विवेक, ज्ञान, निर्णय क्षमता का उपयोग करके निर्णय जो है लेता है, ये जो ट्रस्टी मॉडल है। फिर है व्यापक हित, मतलब जो है यह केवल अपने निर्वाचक क्षेत्र के संकीर्ण हितों के बजाय पूरे राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता जो है देता है। यदि इसके हम प्रवर्तक की बात करें, इस सिद्धांत के जो कि समर्थकों की बात करें, तो एडमंड बर्ग जो कि इस मॉडल के समर्थक थे।
अगला भी बच्चों इसमें जो मॉडल है कि प्रतिनिधित्व, या जिसको हम डेलीगेट मॉडल भी कहते हैं, डेलीगेट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यह जो है बच्चों न्यासी मॉडल के ठीक विपरीत है। जो मैंने अभी आपको ट्रस्टी जो मॉडल बताया है उसी के विपरीत है जस्ट। इसमें क्या है बच्चों, जनता की आवाज़ या जो है प्रतिनिधि केवल अपने मतदाताओं के निर्देशों इच्छाओं का जो है पालन करता है, और सीमित जो है स्वतंत्रता, मतलब जो है उससे निर्णय लेने की छूट कम होती है। वह जो है संसद में अपने क्षेत्र की भावनाओं का जो प्रतिबिंब जो है मात्र होता है। उसके बाद है जिसको पॉलिटिको जो है मॉडल दिया हुआ है, जिसको हम राजनीतिक मॉडल कहते हैं। या जो है न्यासी और जो है प्रतिनिधि मॉडल का एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिनिधि जो है परिस्थिति के अनुसार जो है व्यवहार करता है, जैसी परिस्थिति होती है उसी प्रकार व्यवहार करता है। इसमें दोहरी भूमिका भी होती है, मतलब कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह न्यासी मतलब स्वतंत्र विवेक की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन विवादग्रस्त जो मामला है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह जनता की इच्छा, मतलब जनता की जो इच्छा होगी उसी प्रकार जो उसका कार्य करवाती है, उसका पालन करती है। फिर एक दर्पण जो है प्रतिनिधित्व जो मॉडल है इसको समझ लीजिए। तो इसमें समानता का अधिकार या सिद्धांत के अनुसार विधायी निकाय को समाज का एक छोटा रूप जो है होना चाहिए। फिर विविधता इसी में, तो इसमें जो है इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिनिधित्व उसी वर्ग, जाति, लिंग या समूह में जो है होने चाहिए जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं या अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण। उसके बाद है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जैसे कि दल आधारित। तो वर्तमान समय में यह सबसे प्रभावी है, और मतदाता किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी दल के घोषणा पत्र को वोट जो है देते हैं। उसके बाद है वचनबद्धता, मतलब जो जीतने के बाद प्रतिनिधित्व और उसका दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जो है बाध्य माने जाते हैं। उसके बाद बच्चों आधुनिकतावाद क्या है, इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता बच्चों जो है वह दौर है जब मानव जाति अंधकार युग से बाहर निकल रही थी। मतलब आधुनिकतावाद क्या है बच्चों, जब मानव जाति अंधकार युग से जब बाहर निकलता है उसी को हम आधुनिकता कहते हैं। और ज्ञानोदय के दौर में दुनिया में चीज़ें बेहतर हो रही थी और मानव जाति के हित में काम कर रही थी, इसी को हम आधुनिकतावाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकता के साथ स्थिर जो है बदतर हो जाती है, और पुरानी जो है कारगर संरचना को ध्वस्त किया जा रहा है, और मौजूद संरचना में सुधार करने के बजाय उन्हें नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बीच में बच्चों कुछ अंतर भी दिया हुआ है, जैसे कि आधुनिकता और जो उत्तर आधुनिकतावाद के बीच में अंतर है। तो उनकी जो है विचारधारा, सत्य की अवधारणा, संरचना में अंतर इसमें दिया हुआ है कि जहां आधुनिकतावाद जो है तर्क वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से परम सत्य की खोज करता है, वही उत्तर आधुनिकतावाद जो है किसी भी सार्वभौमिक सत्य को नकारता है और उसका जो है विखंडन करता है, विखंडन को उसको जो है स्वीकार करता है। इसके बीच में अंतर की बात करें बच्चों, तो आधुनिकतावाद जो है बच्चों या जो है तर्क विज्ञान बुद्धि की सत्ता पर आधारित जो कि उसमें जो है विश्वास करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद जो है या तर्क के प्रति संदेह व्यक्त करता है और जो है जो कि संशयवाद पर आधारित है। अगला फिर इसमें अंतर है बच्चों की सत्य की अवधारणा। तो जो कि आधुनिकतावाद जो है या एक वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक सत्य की खोज में रहता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद जो है बच्चों इसके अनुसार सत्य सापेक्ष होता है और व्यक्ति की व्याख्या पर जो निर्भर करता है कि व्यक्ति इसके बारे में क्या निर्णय लेता है, उसकी व्यक्ति की कह सकते हो व्याख्या पर निर्भर करता है। तो ये थे बच्चों आपके लिखित के क्वेश्चन। अब इससे बनने वाले जितने भी बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए जल्दी से सभी लोग। अब यहाँ से बच्चों यूनिट आपका जो 8 है इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें भी बच्चों 50 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किससे संवैधानिकवाद के विकास में एक प्रमुख विचारक माना जाता है, तो जॉन लॉक को इसमें का पहला है। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण निम्नलिखित को रोकने के लिए जो आवश्यक है, तो किसको रोकने के लिए बच्चों, तो कहोगे तानाशाही को, इसमें का बी। फिर 3 नंबर क्वेश्चन की लोकतांत्रिक अभिजात वर्ग की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है, जो यह सुझाव देता है कि लोकतंत्र अनिवार्यता अभिजात वर्ग का शासन है। ठीक है, तो कहोगे जोसेफ शुम्पीटर महोदय इसके अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन के अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र किस प्रकार के सरकार का विकृत रूप है आपको बताना है, तो लोकतंत्र बच्चों जो है शासन प्रणाली है, इसमें का सी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि हन्ना आरेंट ने अपनी पुस्तक
सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति में सर्वाधिकारवाद के उदय का श्रेय दिया है। तो राष्ट्र राज्य प्रणाली का विघटन के रूप में दिया है, इसमें का बी है। फिर है कि वाल्टर लिपमैन की पुस्तक जो कि जनमत, इसमें जो इन्होंने क्या तर्क दिया है जनमत के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने जो है हेर फेर के प्रति अत्यधिक जो है संवेदनशील के बारे में। देखो बच्चों, जनमत इनकी पुस्तक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से भी कि जनमत पुस्तक किसकी है, तो वाल्टर लिपमैन की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखने की अवधारणा से जुड़ा है, तो जॉन रॉल्स जी हैं, इसमें का बी है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि चार्ल्स टेलर की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निम्नलिखित जो है बातों पर जोर देती है, तो सभी धर्मों के प्रति जो है समान सम्मान के प्रति, ठीक है। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, एलेक्सिस डी टॉकविले ने जो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसमें जो विकेंद्रीकरण का जो है सुझाव दिया है, तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक जो है बताया इन्होंने। फिर है कि एडमंड बर्ग की प्रतिनिधित्व की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है, तो कहोगे न्यासी प्रतिनिधित्व के रूप में, इसमें का राइट आपका पहला है। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि विचार विमर्श आधारित लोकतंत्र का विचार जो चर्चा विचार विमर्श की भूमिका पर केंद्रित है और प्रतिनिधित्व में यह किससे जुड़ा हुआ है, तो कहोगे जुर्गेन हैबरमास से है, इसमें का पहला है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किसने यह तर्क दिया है कि लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मजबूत नागरिक समाज आवश्यक है, तो कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया है, इसमें का पहला है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है, तो कहोगे एलेक्सिस डी टोकेविलो से संबंधित है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदार लोकतंत्र की आलोचना और उसके पक्षधर होने के लिए जाना जाता है, कट्टरपंथी लोकतंत्र, तो कहोगे सेटल मोफेजी, इसमें का पहला। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है कि यह विचार की सामाजिक न्याय के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण आवश्यक है, यह सबसे निकटता से जुड़ा है बच्चों, तो जॉन रॉल्स से, इसमें का पहला। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन की संवैधानिकता का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से जो संबंधित है, तो यह सरकार शक्ति की सीमा से संबंधित है, इसमें का सी। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि संविधान सरकार और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध को दर्शाता है, तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये सुझाव देता है, इसमें का सी। फिर है कि संवैधानिक लोकतंत्र की अवधारणा में निम्नलिखित जो तत्व शामिल हैं, तो संवैधानिकवाद और जो लोकतंत्र इसमें शामिल है, इसमें का बी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की विचार विमर्श आधारित लोकतंत्र का सिद्धांत निम्नलिखित पर जो है जोर देता है, तो जो सार्वजनिक हित वितर्क और विचार विमर्श पर जो है तर्क देता है, इसमें का सी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट डाहल के द्वारा बहुल तंत्र शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के वर्णन के लिए किया गया है, तो इसका प्रयोग बच्चों एक प्रकार की सरकार जिस पर कई लोगों का शासन होता है, इस रूप में इसका प्रयोग किया गया है। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अभिजात वर्ग सिद्धांत यह सुझाव देता है कि वास्तव में अधिकांश निर्णय अभिजात वर्ग का एक छोटा समूह ही जो है लेता है, इसके निर्णय, इसमें का बी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन के सर्वाधिकारवाद के सिद्धांत में अक्सर निम्नलिखित जो विचार शामिल होते हैं, तो एक एकल सर्वव्यापी विचारधारा शामिल होती है, इसमें का सी। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन की कार्ल फ्रेडरिक ने जो अधिनायकवाद के सिद्धांत में निम्नलिखित जो है सभी बातें जो है शामिल है, तो लोकतांत्रिक जो है चुनाव की बातें। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन की जनमत में मौन का चक्र सिद्धांत यह सुझाव देता है कि लोग अपनी जो है राय व्यक्त करने की अधिक संभावना रखते हैं जब उन्हें जो लगता है कि वे बहुमत में हैं, बिल्कुल, इसमें का पहला। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है कि जनमत में एजेंडा निर्धारण सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि मीडिया जो है लोगों की सोच को प्रभावित करता है, बिल्कुल, इसमें का बी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की वितरणात्मक जो है न्याय का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित है, तेज है धन और संसाधनों का उचित वितरण से। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन की जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों में निम्नलिखित जो सिद्धांत शामिल है, जिसमें जो प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यापक समग्र प्रणाली का समान अधिकार इसमें शामिल है, इसमें का बी है। फिर एक राजनीतिक जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत निम्नलिखित की जो है वकालत करता है, तो ये जो है धर्म और राज्य का पृथककरण का वकालत करता है, इसमें का सी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि धर्मनिरपेक्षता
आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक पूर्व शर्त है। तो आधुनिकीकरण सिद्धांत तर्क देता है इसमें का पहला। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय संघवाद का सिद्धांत विकेंद्रीकरण से संबंधित है और वित्तीय संसाधनों का आवंटन है। बिल्कुल, ये जो है वित्तीय संसाधनों का ही आवंटन है, इसमें का लगाओ, राइट होगा आपका पहला। फिर है कि सहायकता के सिद्धांत के अनुसार निर्णय इस प्रकार के लिए जो है जाने चाहिए, तो ये जो है सरकार के सबसे निचले स्तर के द्वारा। फिर है कि प्रतिनिधित्व का जनादेश सिद्धांत यह सुझाव देता है कि ये जो है प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की इच्छा का पालन करने का जो कि सुझाव देता है, इसमें का बी। फिर है कि वर्णनात्मक जो प्रतिनिधित्व सिद्धांत का तर्क है कि ये जो प्रतिनिधियों की जनसांख्यिकी संरचना उसके मतदाताओं में मिलती जुलती होनी चाहिए, इसमें का पहला। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन के अंतर्निहित लोकतंत्र की अवधारणा से तात्पर्य ऐसे लोकतंत्र से है जो इसमें अनेक परस्पर निर्भर राजनीतिक आयाम शामिल है। बिल्कुल, इसमें का सी। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन के संवैधानिक देशभक्ति एक सिद्धांत है जो सुझाव देता है, तो ये जो है निष्ठा साझा राजनीतिक मूल्यों सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, इस पर जोर देता है, इसमें का बी। फिर आपका है बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा प्रस्तावित इतिहास के अंत का जो सिद्धांत है यह सुझाव देता है कि उदार लोकतंत्र सरकार का अंतिम स्वरूप है। बिल्कुल, इसमें का बी। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की प्रतिस्पर्धी ही अधिनायकवाद का सिद्धांत ऐसी शासन व्यवस्था का वर्णन करता है जहाँ जो है चुनाव स्वतंत्र तो हैं लेकिन निष्पक्ष नहीं है। बिल्कुल, इसमें का बी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक न्याय में शक्ति संसाधन सिद्धांत का तर्क है कि सत्ता का वितरण संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है, इसमें का बी है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का एक रूप है लाइसिटे, तो ये जो है निम्नलिखित पर जोर देता है, तो ये जो है धार्मिक मामलों में राज्य की पूर्ण तटस्थता पर जोर देता है, इसमें का बी है। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन की प्रतिनिधित्व में प्रधान एजेंट सिद्धांत ये क्या बच्चों सुझाव देता है, तो प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं के सर्वोच्चम हितों के लिए कार्य करना चाहिए, इस पर जोर देता है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन की बहुमत की तानाशाही का सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है विरुद्ध चेतावनी देता है, तो बहुसंख्यक समूहों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार संभावना करने की जो संभावना है उसके विरुद्ध जो चेतावनी देता है। अगला देखिएगा कि संवैधानिकवाद में पंथ निरपेक्षता सिद्धांत यह सुझाव देता है कि संविधान का विकास ऐतिहासिक विकल्पों से अत्यधिक प्रभावित होता है, इसमें का बी। फिर है कि जोसेफ सुम्पीडर के द्वारा प्रस्तावित लोकतंत्र का न्यूनतमवादी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का सार है, इसमें का डी है। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन की प्रतिनिधित्व में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत ये किसके पर जो है तर्क देता है, तो प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व पर, इसमें का बी। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा प्रस्तावित अल्पतंत्र का लौह नियम यह सुझाव देता है कि लोकतांत्रिक संगठनों सहित सभी संगठन कुलीन तंत्र बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें का पहला है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन के संवैधानिकवाद का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत निम्नलिखित जो है विचारकों से जुड़ा है, तो जॉन लॉक और जो है रूसो जी से, इसमें का बी है। फिर लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत क्या सुझाव देता है बच्चों, तो शक्ति कई समूहों में जो है वितरित होती है, इसमें का बी है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की ग्रोबियल आलमंड और जो सिडनी वर्बा के द्वारा प्रस्तावित नागरिक संस्कृति सिद्धांत का तर्क यह है कि स्थिर लोकतंत्र के लिए एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्कृति आवश्यक है, इसमें का बी है। फिर 49 नंबर है कि राजनीति विज्ञान में बच्चों नव संस्थागतवाद सिद्धांत किस पर जोर देता है, तो राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में औपचारिक और अनौपचारिक संसाधनों के महत्व पर जोर देता है, इसमें का सी। फिर बच्चों लास्ट में आपको 50 नंबर क्वेश्चन है कि नया सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि समकालीन राजनीतिक आंदोलन तेज पहचान जीवन की गुणवत्ता मानवाधिकार पर ध्यान जो केंद्रित करता है, इसमें का बी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो मॉडल पेपर हैं
MCQ और लिखित दोनों हम कराएंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी हमारी कोई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।